बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहसन। आज हम क्लास हफ्तम की अरबी का सबक पढ़ेंगे। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 182 से 184 तक का सबक आज हमने पढ़ना है। बुक खोलें और उस पर आप तर्जमा देखें। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। गुज़िश्ता आयात में आपने पढ़ा था कि कुछ लोग अल्लाह जल्ल जलालुहू को फ़कीर कह रहे थे और अपने आप को मालदार कह रहे थे, और अल्लाह जल्ल जलालुहू और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर थे, उनके अहकामात से मुँह मोड़ते थे। तो इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने उसी बात की तरफ इशारा किया है कि वो जो मुनकिर लोग हैं, काफिर लोग हैं, उन्हें जब हम अज़ाब देंगे, उन्हें जहन्नुम में डालेंगे, तो ये अल्लाह का उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं ये उनके उन आमाल का नतीजा होगा जो उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से आगे भेजा। उन्होंने ख़ुद अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। तो फिर उन्हें जो जब अज़ाब मिलेगा तो ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से उन पर कोई ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि ये उन्हीं के अपने आमाल का नतीजा है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत, ये उसका बदला है जो आगे भेजा, ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और बेशक अल्लाह हरगिज़ अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह बिल्कुल कभी भी जुल्म नहीं करते। ये अपने अमाल का नतीजा होता है जिसकी सज़ा फिर इंसानों को मिलेगी। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिद इलैना अल्ला नुअमिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबान। इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहू कुफ़ार की एक वो जो गलत हरकत थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि हम आपको उस वक़्त तक नबी और रसूल नहीं मानेंगे जब तक कि आप हमें एक ऐसा मौजज़ा दिखाएं, आप एक ऐसी कुर्बानी ले आएं, उसको खड़ा करें एक जगह पे, आसमान से आग आए और उसको खाकर चली जाए, फिर हम आपको रसूल मानेंगे, वरना हम आपको रसूल नहीं मानेंगे। इसी बात को इस आयत में ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिद इलैना, वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने हमें ताकीद की है। इन्नल्लाह आहिद इलैना, वो ये कहते थे कि ये बात भी हमें अल्लाह ने कही है कि जब तुम्हारे पास रसूल आए तो उससे ये मुतालबा करना। इन्नल्लाह आहिद इलैना, कि बेशक अल्लाह ने हमें ताकीद की है, हमसे वादा लिया है। अल्ला नुअमिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबान, कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं। अल्ला नुअमिन लिरसूल, हम किसी रसूल पर उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यअतियना बिक़ुरबान, यहाँ तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ले आए, ताकुलुहुन नार, जिसको आग आकर खा जाए। कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात। अब अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी, आप इनसे ये कहें कि तुम्हारी पहले भी लोग, तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद आते थे तो उनमें भी हम अपने रसूल और नबी भेजते थे, वो भी इस तरह का मुतालबा करते थे। हमने उन रसूलों को और नबियों को बहुत सारे दलाइल देकर, किताबें देकर, सहीफ़े देकर इस दुनिया में भेजा, और ऐसी चीज़ें भी दी जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो। इस तरह की कुर्बानी भी वो नबी लेकर आए, आसमान से आग आकर खा जाती थी, लेकिन फिर भी वो तकज़ीब करते थे, इनकार करते थे। असल मतलब इनका मौजज़ा देखना नहीं है, इनका जो मकसद है वो मकसद नबियों की तकज़ीब करना है। कुल क़द जाअकुम, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, यकीनन तुम्हारे पास कई रसूल आ चुके हैं, मिन क़ब्ली मुझसे पहले, बिल बय्यिनाती वाज़ेह दलाइल के साथ, व बिल्लज़ी और ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे मौजज़े के साथ, कुल तुम
जिसके बारे में तुमने कहा, जिसका तुमने मुतालबा किया, फ़लिमा क़तलतुमूहुम, फिर तुमने उन नबियों को कत्ल क्यों किया। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम वाकई ये मौजज़ा चाहते हो तो फिर तुमने उस वक़्त उन नबियों को कत्ल क्यों किया था। अगर तुम्हें उस मौजज़े की ज़रूरत थी तो वो मौजज़ा तो पहले आता रहा, लेकिन आपने उन नबियों की तकज़ीब आप करते रहे, उनको कत्ल करते रहे, फिर ऐसा क्यों किया। फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं इस आयत में। फिर भी अगर वो आपको झुठला दें तो फ़क़द कुज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक, ए नबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने आपसे पहले बहुत से रसूलों को झुठलाया। जाऊ बिलबय्यिनात, जो इनके पास वाज़े दलाइल लेकर आते थे, बिलबय्यिनात वाज़े दलाइल लेकर आते थे, वज़्ज़ुबुरी और सहीफ़े लेकर आते थे, वल किताबिल मुनीर और रोशन किताब लेकर आए इनके पास। सब कुछ ले आने के बावजूद भी इन लोगों ने फिर भी अपने वक्त के नबियों को झुठलाया, उनका इनकार किया। तो आपको ए नबी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तालीमात जारी रखें, आप अपनी तरफ से अल्लाह का जो पैगाम है आप इन तक पहुँचाते रहें, बाकी हिदायत देना अल्लाह जल्ल जलालुहू का काम है। ये आयतें बेटा जी हमने पढ़ी हैं आज के सबक में, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके बाद अस्माए हुस्ना है 75 से 99 तक, ये अस्माए हुस्ना भी आपने याद करने हैं। फिर आखिर में आपने आयत नंबर 178 का जो है बामुहावरा तर्जमा आपने अपनी नोटबुक पे होमवर्क में वो काम करना है, और वो काम करके आपने अपनी नोटबुक स्कूल में पहुंचा देनी है। तो ये अच्छे तरीके से आपने अपना काम करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamu alaikum dear students, how are you all? You will be fine, I hope. First of all, our topic is Unit 10 Objective, page number 120 and 121. हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हाँ ना लेंगे कि हमने आज जिस टॉपिक पे बात करनी है उस टॉपिक के बारे में बात है क्या। जैसे कि हमारे पास वर्ड है कंजंक्शन, उर्दू में इसको हरूफ अत्फ कहा जाता है। A conjunction is a word used to join words or sentence. कंजंक्शन हरूफ अत्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे पास लफ्ज़ों और जुमलों को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बट, एंड, और, बिकॉज, एंड ETC, मच मोर वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस आया, लर्न योर लेसन और लीव द क्लास, कि अपना सबक याद करो और क्लास से चले जाओ। ये दो क्लॉज थी जिसको हमने ज्वाइंट करने के लिए और की हेल्प ली है। इसी तरह इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज आएगी जिसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन, हरूफे फजाइया। इसमें हमारे पास definition is that an interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. उसने कहा हरूफे फजाइया वो लफ्ज़ है जिसमें अचानक होने वाले एहसास और जज्बात का इजहार किया जाता है। इंटरजेक्शन मैनी एक्सप्रेसेस, जैसे कि है जॉय, खुशी के लिए हम यूज़ करते हैं हुर्रा, हाउ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉर एक्सरसाइज, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर डी। लुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। हम लोगों के पास उन लोगों ने चंद ऑप्शंस दिए हैं जिनको नोट करते हुए यहाँ पे प्रॉपर ब्लैंक में प्रॉपर वर्ड राइट करना है। फर्स्ट वन, शाहिद बॉट अ न्यू कार, शाहिद ने एक नई कार खरीदी, डैश ही इज़ वेरी पुअर, कि हमने यहाँ पे प्रॉपर आंसर देना है इस सेंटेंस मेकिंग के लिहाज से। शाहिद ने एक न्यू कार खरीदी जबकि वो गरीब है, आल्थो। नंबर टू, डैश आई गॉट मच आ फ्राइट, मैं बहुत दहशत ज़दा या खौफ ज़दा हो गई। यहाँ पे वर्ड आएगा, आप लोगों ने यहाँ नोट करना है, पहले में खौफ ज़दा हो गई नहीं बना, बिकॉज क्योंकि तो मिड में आएगा। आल्थो आ गया। ओ सोचें, ओ आई गॉट मच अ फ्राइट, मैं
ओ मैं खौफजदा बहुत ज़्यादा हो गई। नंबर 3, शी वेंट टू हॉस्पिटल, वो गई हस्पताल। डैश शी हर्ट हर लेग, क्योंकि उसकी टांग ज़ख्मी हो गई थी। बिकॉज प्रोमिनेंट आंसर एंड प्रॉपर। नंबर 4, वी ट्राइड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की लेकिन हम कामयाब ना हो सके। बट पॉइंट नंबर 5, शी वेंट अवे, वो चली गई। डैश आई केम, मेरे आने से पहले। नंबर 6, डैश नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना कैसा लगा। हाउ, ये खुशी के लिहाज से उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में यहाँ बताया था, खुशी में उन्होंने हुर्रा और हाउ का वर्ड यूज़ किया था। नाउ नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर 121। लुक, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टेबल। पहले आपने पैसेज पढ़ना है बुक से और फिर आपने टेबल जो आप गिवन है उसको कंप्लीट करना है कि इसमें कौन कौन सी उन्होंने डिमांड दी हुई हैं कि उसको कंप्लीट करें। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है पैसेज पढ़ो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज पढ़ो, और उसके बाद उन्होंने गिवन किया हुआ है हमारे पास बुक में नाउन का टेबल है, प्रोनाउन है, वर्ब है। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है उस पैराग्राफ के अंदर से और राइट कर देनी है उस टेबल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पैराग्राफ, read the following passage and complete the table. Shahpur is a small village. There is a river beside it. To the south of the river there is a wheat field. A man is ploughing in the field. There are some fishermen in the village. They catch fish in the river. Most of the villagers are farmers. They are very poor, but they live honestly and peacefully. How charming is the village life. This is our para is completed. After then we complete this table. आप लोगों ने क्या करना है, इजीली उसका वे है पैरा की वन लाइन पढ़ते जाएं और हर लाइन में जो जो वर्ड आपके पास नाउन प्रोनाउन वर्ब आ रहा है उसमें पुट करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन होता क्या है, किसी भी जगह, शहर, शख्स या चीज़ का नेम नाउन है। प्रोनाउन है जो नाउन इसकी तरफ इशारा करे वो प्रोनाउन, इसमें ज़मीर कहलाता है। वर्ब है किसी भी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खामी या खूबी को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। फिर हमारे पास दोबारा एडवर्ब आए। एडवर्ब का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी भी जगह के लिहाज से, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी भी चीज़ के लिहाज से वो चीज़ का नेम जहाँ मेंशन किया जाएगा हम लोग वहाँ पे एडवर्ब मेंशन करेंगे। प्रीपोजिशन है, इसके बगैर जैसे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं। इन, इट, ऑफ, टू, अप, अबव, बिसाइड, डाउन, लाइक दिस ऑल। कंजंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास किसी भी लफ्ज़ों को या जुमलों को जोड़ने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है। चूँकि हमारे पास नाउन इस पैराग्राफ में ज़्यादा थे इसलिए मैंने ये दो टेबल, दो कॉलम इसी के लिए छोड़ दिए। अब फर्स्ट लाइन है शाहपुर इज़ आ स्मॉल विलेज। शाहपुर हमारे पास नाउन था, वो राइट हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एडजेक्टिव का वर्ड आया, हमने वो यहाँ राइट किया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है देयर इज़ अ रिवर बिसाइड इट। देयर इज़, देयर है इशारा किया हुआ है नाउन ने दूसरे की तरफ, तो वो इसमें ज़मीर हुआ। देयर का वर्ड हमने यहाँ मेंशन किया। रिवर हमारे पास नाउन है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बिसाइड हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब में आएगा के साथ। इट, इट हमारे पास प्रीपोजिशन है। सो लुक हियर। नेक्स्ट है टू द साउथ ऑफ द रिवर, के दरिया के हमारे पास जनूब की तरफ। दरिया हमने एक बार मेंशन कर दिया नाउन में, अगेन दोबारा राइट नहीं करना। साउथ हमारे पास एडवर्ब में आएगा। देयर इज़ अ वीट फील्ड। वीट हमारे पास नाउन है, नाउन में आएगा जैसे कि यहाँ पे, और फील्ड भी हमारे पास नाउन में आएगा। नेक्स्ट है अ मैन इज़ प्लफिंग इन द फील्ड। प्लफिंग है काम करना है, वो हल चला रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास वो वर्ब में आएगा। फिर है देयर आर सम फिशरमैन इन द विलेज। वहाँ पे कुछ मछेरे हैं गांव में, वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया
दे कैच फिश, कैच फिर हमारा काम है मछली को पकड़ना, फिश हमने ऑलरेडी यहाँ राइट किया हुआ है, कैच हमारे पास वर्ब में आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द रिवर, रिवर अगेन आया, हम राइट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स, बहुत से जो गांव के देहाती लोग होते हैं वो किसान हैं, तो विलेजर्स हमने यहाँ पे मेंशन नाउन में कर दिया। दे आर वेरी पुअर बट, देखें उन्होंने सेंटेंस अब जोड़ना है, दे आर वेरी पुअर वो बहुत गरीब हैं, बट दे लिव ऑनेस्टली एंड पीसफुली। सबसे पहले आप फोकस करें बट पे, चूंकि आपको पता है बट हमारे पास कंजंक्शन का वर्ड था, बट हमने कंजंक्शन में यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद इसमें ऑनेस्टली ly एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया गया, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और उसी के साथ पीसफुली का वर्ड आया, वो हम यहाँ पे ले आए। अंडरस्टैंड? हाउ, हाउ पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोगों ने हाउ चूंकि एग्जाम्पल में भी किया, फिर हमने उसको ब्लैंक में भी किया, ये खुशी के इजहार के लिए यूज़ हुआ और इंटरजेक्शन में यूज़ हुआ। आप लोग उसको फ़ौरन से इंटरजेक्शन में राइट कर देंगे। हाउ चार्मिंग इज़ द विलेज लाइफ, कि आप लोगों की गांव की ज़िंदगी कितनी दिलकश और पुरकशिश है गांव की। यहाँ पे हमारे पास लाइफ आ गया, इसी तरह चार्मिंग आपके पास दिलकशी में आया और ये एडजेक्टिव में आया। नाउ योर लेक्चर इज़ कंप्लीटेड। ओके, टिल देन फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, और डायरी आपकी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से 4। इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसकी वैल्यूज पहले देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2y प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 3y। तो ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इनके जो आंसर आएंगे उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। मल्टीप्लाइकेशन के लिए वही रूल कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन में कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो सेम वेरिएबल होते हैं उनकी पावर को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2y के साथ, तो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2y। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज क्या है, वाई स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। आगे प्लस का साइन था तो हमने भी प्लस का साइन लगाया। आगे वाली वैल्यूज हमने वैसे लिख दी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 3y। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 2y के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है और जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो 3 1 दा 3, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, क्योंकि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है और जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को हमने ऐड करना होता है। तो इसलिए 3 1 दा 3, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, 2 1 दा 2, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वाई, दोनों डिफरेंट है तो इसलिए हम लिख दें एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 1 दा 3, ये x है और साथ में क्या है वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 1 दा 2, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइकेशन में पावर ऐड होके क्या बन जाएगी 3। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 दा 1 लिखा नहीं करते, बाकी हमारे पास x और x का स्क्वायर और साथ में y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, x और y का स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन का काम हो गया है। अब इस लाइन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखेंगे, जिनकी पावर जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने अरेंज करके लिखना है ताकि उनको ऐड करने में आसानी हो। ये देखें 3x3, इस पूरी लाइन के अंदर इस तरह की कोई और वैल्यूज़ नहीं है तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट पे राइट कर दिया है। उसके बाद 2x स्क्वायर वाई राइट करने के बाद हमने देखा ऐसी वैल्यूज़ कोई और है, हाँ जी है, ये देखें x स्क्वायर वाई, तो इसको इसके साथ राइट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वैल्यूज़ थी 3x वाई का स्क्वायर, वो हमने राइट किया।
इस तरह की कोई और वैल्यूज है इसके अंदर? हाँ जी मौजूद है, तो उसको हमने राइट किया -3xy²। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यूज बच रही है? 2y³। इस तरह की वैल्यूज कोई नहीं है, तो इसको हमने लास्ट में ले गया। अब हमने इसको ऐड करना है 3x³, क्योंकि इस तरह की और कोई वैल्यूज नहीं है, तो ये एज इट आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद 2x² और x² सेम वेरिएबल है और इनकी पावर भी सेम है, तो इनके कोफिशिएंट को हमने प्लस करना है। 2 + 1 3। इसी तरह ये हमारे पास है प्लस का 3xy² और ये माइनस का 3xy²। तो जब सेम वैल्यूज हो, साइन अपोजिट हो, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी क्या बचा हमारे पास? 2y³, वो हमने राइट कर दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। 4x + 3y, 2x - y, -3x - 2y एंड 2x + y। इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसलिए हमने इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन था, तो इसलिए हमने इनको प्लस किया था। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4x मल्टीप्लाई होगा 2x - y के साथ, आगे प्लस का साइन है, हम भी प्लस का साइन लगाएंगे। 3y राइट किया। आगे हमारे पास क्या है? 2x - y, वो राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है, हम भी माइनस का साइन लगाएंगे। 3x को मल्टीप्लाई करना है x + y के साथ। इसी तरह माइनस का 2y, इसको भी मल्टीप्लाई करना है x + y के साथ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। देखें जी, 4 to the 8, x और x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4x और y, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अगली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 to the 6, x y, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, y और y का स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव साइन एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 3x को, तो 3 × 1 = 3, x और x का स्क्वायर, प्लस 3 × 1 = 3, x y, माइनस 2 × 1 = 2, x और y। आपको पता है जब डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर को हम ऐड नहीं करते, उनको एज इट मल्टीप्लाई करके वैसे लिखना होता है। माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2, y और y का स्क्वायर। जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर को हमने ऐड करके लिखना होता है। अब देखें, ये हमारे पास है -4xy और ये क्या है? प्लस का 6xy। तो 6xy में से 4 को माइनस करें तो बाकी आंसर क्या आएगा? 2। इसी तरह ये वाला माइनस का साइन हमने वैसे लगाया। 3x², यह है प्लस का 3xy और यह है माइनस का 2xy। तो 3 में से 2 को माइनस करें, आंसर क्या आएगा? 1। ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो गई है वैल्यूज और इनको हमने आपस में ऐड भी कर लिया। अब एक काम रह गया, वो है इसका सब्ट्रैक्शन का काम। इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? ये नेगेटिव साइन जो है ये अंदर के साइन चेंज कर देता है। ड्यू टू दिस साइन ऑल द साइन ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी चेंज, कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये प्लस का था, माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्लस का है, माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो गया, क्योंकि इसकी वजह से साइन चेंज करने होते हैं। अब देखें ये हमारे पास इस साइन को अंदर हमने ऑपरेट कराया है। अब हमारे पास देखें सेम वैल्यूज, ये देखें 8x² और उसके बाद क्या है? -3x²। तो उसको हमने राइट किया xy और दूसरी भी वैल्यूज xy वाली राइट की है। इसी तरह -3y² + 2y। यहाँ पे हमने क्या किया है? इस लाइन में हमने वैल्यूज को अरेंज करके लिखा है। अरेंज इसलिए किया है ताकि उनको ऐड करने में आसानी हो। अब देखें 8x² -3x², 8 में से 3 को माइनस करें, आंसर क्या आता है? 5। इसी तरह 2xy -1xy, 2 में से 1 को माइनस करें तो प्लस का 1 बचेगा। इसी तरह हमारे पास है -3y² और +2y²। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है? +2। तो -3 + 2 आंसर क्या आता है? -1। तो इसके 2 पार्ट रिमेनिंग है, वो भी इसी तरह से हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की नोटबुक पे। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 7th class. Previously हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें आपने फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डायरी हमारे पास यूनिट 11, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 5।
उसको लर्न भी करना है और आपने उसको नोटबुक के ऊपर होमवर्क भी करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो चीजें बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज सर्किट एंड ए पैरेलल सर्किट। दो सर्किट्स हैं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। क्या फर्क होता है इसमें, आज वो हम डिस्कस करेंगे। आपके पास डायग्राम मौजूद है, सिंबॉलिकली डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे। पैरेलल से मुराद होता है जिसमें हमारे पास दो लाइंस क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं, और सीरीज से मुराद एक ही वायर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को अटैच कर देना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, यहाँ सिंबॉलिकल डायग्राम में हमने एक बैटरी है हमारे पास, बैटरी के साथ हमने उसको क्या किया हुआ है, एक वायर को इस तरह अटैच किया है कि वो वहाँ पे 3 जो बल्ब्स हैं वो अटैच किए गए हैं। यहाँ पे ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये है की का मतलब होता है स्विच, जो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको इस अंदाज से अटैच किया है, अगर इसमें एक सर्किट भी या एक भी तार या बल्ब बंद करते हुए या एक भी तार सड़ जाए या बल्ब सड़ जाए, ठीक है, तो होगा क्या, ये दोनों चलते रहेंगे। ये जो सर्किट है, यहाँ से पाथ देखें, इसका रास्ता देखें करंट का, यहाँ से करंट गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँच सकता है और यहाँ से वह दोबारा इधर, तो इसका एक कंप्लीट पाथ बन रहा है, एक सर्किट कंप्लीट है। इसी तरह इस बल्ब का सर्किट देखें, यहाँ से कंप्लीट है। तो हमने ये इस पैरेलल को इस तरह अटैच किया कि यहाँ पे बहुत सारे क्या बन रहे हैं, पाथ बनते हैं। तो इससे मुराद ये है कि पैरेलल सर्किट के अंदर मोर देन 1 पाथ मौजूद होते हैं। और सीरीज सर्किट में देखें, सीरीज सर्किट में हमारे पास एक ही तार के साथ हमने बहुत सारे बल्ब्स को अटैच किया हुआ है, करंट का एक ही पाथ है। अगर दरमियान से इस फर्ज किया, यहाँ से तार टूट जाती है या बल्ब ये वाला सड़ जाता है, तो आगे वाले दोनों या तीनों जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट इज दैट देयर आर मोर देन 1 पाथ, पैरेलल की बात कर रहे हैं, there are more than 1 path for the current to flow in a parallel circuit and there is only 1 path for current to flow in series circuit। तो ये मेन डिफरेंस है। आज की डायरी हमारे पास यही थी, आपने याद भी करना है, इसको होमवर्क भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सरफराज अस्लम, जमात हफ्तुम। आज उसका टॉपिक है हमारे पास है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के मुख्तलिफ सवालात किए थे, आज है मारूजी सवालात। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक, फिर 8 और 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो स्किप किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो मारूजी का हिस्सा नहीं है, वो हम मुख्तलिफ सवालात में उसको करेंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है मारूजी सवालात 4 से लेकर 6 तक, फिर 8 + 9। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको इनका फ़र्क समझ आ जाए। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक ये हम रीड करेंगे। तो आइए सफ़ा नंबर 16 पर है ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हम पढ़ते हैं। इन अल्फाज के मुतजाद लिखें, इंसान, नुकसान, खुदगर्जी, तंगी और इनकार। अब नंबर 1 पे है इंसान, इसका मुतजाद बनेगा हैवान। नंबर 2 पे है नुकसान, इसका बनेगा फ़ायदा। खुदगर्जी है नंबर 3 पे, इसका मुतजाद बनेगा इशारा कुर्बानी। नंबर 4 पे है तंगी, इसका मुतजाद बनेगा आसानी। फिर नंबर 5 पे है इनकार, इसका हम मुतजाद बनाएंगे यहाँ पे इकरार। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। नंबर 1 तकलीफ़, तकालीफ़, जिस्म, अजसाम, मुहाजर, मुहाजरीन, आफत, आफात। उसके बाद है जी जमा जिसके वाहिद बनाने हैं, मफादात, इसकी वाहिद बनेगी मफाद। औराक, इसका वाहिद बनेगा वर्क। सहाबा, इसका वाहिद बनेगी सहाबी। मौके, इसका वाहिद बनेगा मौका। यानी कि इसमें 2 चीज़ें दी गई, वाहिद की जमा भी बनानी थी हमने और जमा के वाहिद भी लिखने थे। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने हैं। अराब आप तब तक नहीं लगा सकोगे जब तक आप तलफ़्फ़ुज़ आपको पढ़ना नहीं आएंगे। अब पहला लफ्ज़ है अखुवत, फिर है असल, जेस्त, महाजर, सिमत। आप
इसकी आप घर पर जैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है पेज नंबर 16 पे दिएगा, इसकी घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारे पास स्किप था। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, मामूर फिर है मामूर, एक अलिफ के साथ है एक फिर आइन के साथ है। इनका जो फ़र्क है आपको मानी में भी पता लग रहा है कि मामूर जो है इसका मतलब है मुकर्रर, फिर है मामूर इसका मतलब है भरा हुआ। अब इसके हमने करने हैं जुमले। नंबर 1 पे जो मामूर जिसका मतलब है मुकर्रर, जुमला बनेगा कि मुझे सदर के ओहदे पर मामूर किया गया। दूसरा है मामूर, ये आइन से है, इसका मतलब है मायनी। तो इसका हमने जुमला बनाया, तमाम सहाबा कराम इशारो हमदर्दी के जज्बे से मामूर थे। सवाल नंबर जो 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, अल्फाज मायनी अल्फाज मायनी, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ दिए गए थे जिनके मीनिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से मुश्किल थे, इस वजह से यहाँ पे मैंने बोर्ड पे मैनेज कर दिया इसको मायनी। नंबर 1 पे कहत ज़दा, इसका मतलब होता है कहत का मारा हुआ। फिर है आफत ज़दा, आफत का मारा हुआ। गम ज़दा, गम का मारा हुआ। मुसीबत ज़दा, मुसीबत का मारा हुआ। ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ पे बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, फ़र्क था, जो कि मैंने वाइट बोर्ड पे आपको लिख कर समझाया। उसके साथ आपके आज का जो काम है मरूजी, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक प्लस 8 और 9, ये आज की आपकी डायरी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ ही घर पर इसकी रिटन प्रैक्टिस जारी रखिएगा ताकि आपकी इमला प्लस राइटिंग इसमें दुरुस्ती आए। वस्सलाम। Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I am your teacher of History and Geography for grade 7th. Today we are going to तारीख बाब नंबर 3, मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफती हालात। हमने इनके तमाम माशरती और सकाफती हालात पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मुगलिया दौर में फ़न तामीर की तरक्की पर बहस करें। ये हमारा आज का सवाल है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मुग़लों ने अपने दौरे हुकूमत में हर लिहाज से अपने मज़हब को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से बेहतरीन बनाया, बेहतरीन लेके चले उसको, और अपने ज़ेर साया हुकूमत को बहुत ही उन्होंने सहूलतें भी फराहम की। तो उसमें ही हमारे पास आज है कि उनके फ़न तामीर की तरक्की पर बहस करनी है। मुग़लिया दौर में हर लिहाज से हर चीज़ पर तरक्की हुई, जिसमें फ़न मुसव्वरी, ख़त्ताती और फ़न तामीर भी शामिल है। फ़न मुसव्वरी से मुराद कि इंसान के हाथों से बनाई हुई तस्वीर जो देख के इंसान की आंख दंग रह जाए कि ये तस्वीर हाथ से बनाई गई है या आया किसी कैमरे की आंख से खींची गई है, पता ही ना चले। यानी मुग़लों की हुकूमत में ऐसे फ़नकार थे जो इंतहाई खूबसूरती के साथ तस्वीर को बनाया करते थे, और उन तस्वीर में इतनी खूबसूरती से रंग भरते थे कि देखने वाला हैरान रह जाता था कि ये बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से इसको बनाया है। और फिर ख़त्ताती, यानी मुग़लों के पास इतने अच्छे फ़नकार थे जो इबारतों को, कुरानी आयात को और कुछ भी आपने स्पेशल लिखवाना होता था, उनको इतनी खूबसूरती से, इतने दिलचस्प अंदाज से लिखा करते थे कि देखने वाला उन अल्फाज में गुम हो जाता था। उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती नुमाया होती थी, एक एक चीज़ वाज़ा समझ आया करती थी और हर चीज़ पे फोकस रखा जाता था। फिर है फ़न तामीर, यानी उनके मज़दूर, उस दौर के मज़दूर इंतहाई मजबूती के साथ और इंतहाई खूबसूरती के साथ इमारतों को बनाया करते थे, जिनमें उनकी कारीगरी बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आया करती थी। बहुत खूबसूरती से वो अपनी कारीगरी का सबूत देते थे उन इमारतों को बनाते हुए। हमारे पास मुग़लों में हुमायूं का नाम आता है, जिसको ख़त्ताती और मुसव्वरी से गहरा लगाव था। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था ख़त्ताती और मुसव्वरी में। वो ख़ुद भी बहुत अच्छी इबारतें और आयातें लिखा करता था और आयात को लिखा करता था। इसके बाद हिंदुओं में खेमकरण और तारा मशहूर थे, ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखा करते थे। जहांगीर को तस्वीर में बहुत दिलचस्पी थी, वो तस्वीर बहुत शौक़ से बनवाया करता था। हर एंगल से उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी लगे, हर चीज़ में और हर जगह में
खूबसूरती नज़र आए और वो अपनी तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने इस सिलसिले में अपने दौरे हुकूमत में एक स्पेशल तस्वीर खाना भी बनवाया था, जिसमें मुसव्वरों की सहूलतों के पेश नज़र हर चीज़ मुहैया की गई थी। शाहजहाँ के बाद उसका बेटा दारुशिकवा भी मुसव्वरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्प शौकीन था, मुसव्वरी का बहुत ज़्यादा शौकीन था और अपने काम में वो भी बहुत महारत रखता था। इसके अलावा हमारे पास फ़न तामीर में मुग़लों की बोलती हुई जो तस्वीर हैं वो उनकी इमारत हैं। वो अपनी दिलचस्प इमारत आज भी दुनिया में नक्श कर गए हैं। दुनिया में आज भी उनकी इमारत देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जगह जगह से इकट्ठे होते हैं, सयाह आते हैं। उनकी इमारत खुली, हवादार, रोशन और ताजगी का एहसास लिए हुए होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रोशनदान, खिड़कियाँ और खूबसूरत शीशे लगाए गए थे उन इमारतों में, और उन इमारतों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ इबारतों को, आयात को दिलचस्पी के साथ, खूबसूरती के साथ लिखा गया है और हर तरह से वहाँ पर इस चीज़ को ख्याल रखा गया कि हर चीज़ में खूबसूरती और ताजगी का एहसास हो। इस सिलसिले में हमारे पास जो मिसालें हैं, ताजमहल आगरा भारत में, पाकिस्तान में शालीमार बाग लाहौर, शाही किला लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर, और इसके अलावा भी मुग़लों की बहुत ज़्यादा इमारतें इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है। ये अपनी मिसाल आप हैं और इनमें अभी भी ताजगी और दिलचस्पी का एहसास नज़र आता है। इनको सयाह बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ये तमाम इमारत खूबसूरती और इंजीनियरिंग के फ़न में अपनी मिसाल आप हैं। इन इमारत में आला दर्जे के नक्श नगार बनाए जाते हैं। खुली खुली इमारतें, खुले खुले रोशनदान, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिए हुए हैं अपने सयाहों के लिए। तो ये हमारा आज का लेसन है जो आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि रोज़ की डायरी हम रोज़ की रोज़ याद कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मी इज़ योर इस्लामियत टीचर ऑफ ग्रेड 7th। ओपन योर इस्लामियत नोट्स, यूनिट मेहनत की अज़मत। इसमें आज की हमारी डायरी है जामिया सवाल बे मुकम्मल। सवाल मैंने यहाँ पर आपका राइट कर दिया। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? काम से मुराद है उनके पेशे क्या थे, उन्होंने रोज़गार किस तरह से कमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्लाबानी करते थे। गल्लाबानी का मतलब है बकरियां, भेड़ें पालना और उनको बेचना, ये उनका काम था। अब जिन पैगंबरों की डिटेल हम देंगे उसमें सबसे पहले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे। काश्तकारी का मतलब है फसलें और खेत उगाना। इसमें एक जो काश्त करने वाला है, किसान है, वो क्या काम करता है? ज़मीन को नरम करना, उसमें बीज डालना, पानी लगाना, फिर उस फसल को गर्मी और सर्दी से बचाना, और उसे काश्त करने के बाद फिर उसके गंदम की एग्जांपल ले लें, फिर उसको थ्रेशर पर लगाएं, फिर उसे सेल करें। ये काम सारा जो ज़राअत का काम है इसे हम बोलते हैं काश्तकारी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है काश्तकारी का काम। इसके बाद है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे और लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। लकड़ी का काम करते थे और दुनिया में सबसे पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी अल्लाह ताला के हुक्म से, जो इन्हें फिर पानी के अज़ाब से अल्लाह ताला के हुक्म से बचा कर ले गई थी। अब हमारे घरों में लकड़ी का काम आप जितना भी देख लें, अपने किचन में देख लें, रूम्स में देख लें, केबन्स जो हमारे लकड़ी के बने हैं, ये काम बढ़ई करता है। इसके अलावा आपके घरों के दरवाजे हो गए और कुर्सियाँ हो गई, ये काम करता है बढ़ई। बढ़ई कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये काम था। इसके बाद है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे, कपड़ों की सिलाई करते थे। आपके घर के कपड़े, कमीज शलवार और गाउन वगैरह लेडीज़ में इसकी सिलाई का जो काम है, अब भी हमारे यहाँ जेंट्स ये काम करते हैं कपड़ों की सिलाई का। ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा था। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। तिजारत कहते हैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का लेन देन। तिजारत छोटे सर्कल पर भी होती है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ लेन देन, ये भी तिजारत कहलाता है। और फिर शहरों की शहरों के साथ, मुल्कों की मुल्कों के साथ भी तिजारत होती है।
ज़ाती तिजारत भी होती है और मुल्की तिजारत भी होती है। पहले दौर में जब पैसे की इजाद नहीं थी तो चीज़ें चीज़ों के बदले ली दी जाती थी, इसे तिजारत कहते थे। एक इंसान को दूध की ज़रूरत है और दूसरे को आटे की, तो वो उनको आटा दे दें, उनसे दूध ले लें। ये तरीक़ाकार था तिजारत का। उसके बाद पैसा मुतारिफ़ हो गया, फिर ये तरीक़ाकार है कि पैसे दें और चीज़ ले लें, इसे कहते हैं तिजारत। और ये कारोबार था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। फिर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे और लोहे के काम करने वाले को लोहार कहते हैं। लोहे का काम देखें, ये डाइज़ है हमारे पास, ये लोहे का बना हुआ है, तो ये काम लोहार ने किया है। फिर इसके अलावा आप अपने घरों में देखें, एयर कूलर, सेफ अलमारी या पेटी वगैरह, इनमें इनको महारत हासिल थी लोहे के काम में। उस दौर में जब इस तरह के कामों की ज़रूरत नहीं थी तो जंगों के आलात तैयार किए जाते थे। आलात का मतलब है आले, जिनको जंगों में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ढालें हो गई, ज़रें हो गई, जंजीरें हो गई। जंजीरें तो आपने देखी होंगी, कुर्बानी के जानवरों के लिए घर में लेकर आते हैं। ढालें और ज़रें वगैरह होती हैं, वो लिबास लोहे का तैयार किया जाता है। इस तरह जैसे ये हमारे कपड़े, इस तरह ही लोहे का तैयार किया जाता है लिबास, ताकि तीर वगैरह से और तलवार के कट से इंसान को महफूज रख सके। इसकी तैयारी का काम करते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्लाबानी और काश्तकारी, ये उनके दोनों कारोबार थे। गल्लाबानी आपको बताया है, भेड़ें बकरियां पालना, इनकी उम्र के मुताबिक इनकी खुराक पूरी करना, फिर इनकी नस्ल को आगे बढ़ाना और फिर उनको बेचना। जैसे अकीके वगैरह पर या फिर ईद उल अज़हा पर जानवर ख़रीदते हैं, तो जिन लोगों से वो जानवर लिए जाते हैं उनका कारोबार है गल्लाबानी। गल्लाबानी और तिजारत, ये दोनों पेशे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो दोनों भी गल्लाबानी ही करते थे। गल्लाबानी की डेफिनेशन मैं दे चुकी हूँ, भेड़ और बकरियाँ पालना और फिर इनकी नस्ल को बढ़ाना और आगे बेचना। गोया हमारे पैगंबरों ने हर वो काम किया है जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल बने हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपनी रोज़ी हलाल तरीके से कमाए और किसी भी कारोबार को छोटा या बड़ा ना समझे। ये पैगंबरों ने हमें सबक दिया है। गोया मेहनत से रोज़ी हासिल करना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हर इंसान अपने लेवल पर मेहनत करता है तो कामयाबी हासिल करता है। ये मेरे हिस्से की मेहनत है आप तक ट्रांसफ़र करना, तालीम को मैंने पहुंचाया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है इसको बेहतर तौर पर याद करना और अपनी कामयाबी के काबिल होना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।